जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग कंप्लीट आधुनिक भारत के इतिहास को चैप्टर वाइज एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से, जिसमें पुर्तगाली फर्स्ट बार आए थे। पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे। तो इनके बारे में देखते हैं क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आए थे, ये डेट पूछा गया है। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। 20 मई 1498, ये डेट आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, तो रास्ता बताने का कार्य किए थे ये अब्दुल मजीद नामक ये गुजराती थे। अब्दुल मजीद नामक गुजराती ये व्यापारी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। इन्होंने रास्ता बताया था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन थे, ये भी पूछा गया है। पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल। पेड्रो अल्वरेज कैब्रेल ये दूसरा पुर्तगाली यात्री थे जो कि भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे, तो ये दूसरा बार वाला भी डेट पूछा जाता है 1502 में, और तीसरी बार 1524। ठीक है, तीसरी बार 1524, दूसरी बार 1502 और प्रथम बार 1498 में आए थे। ठीक है, तीसरी बार क्वेश्चन में ये भी आपको स्थान याद रखना है। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर स्वागत किया था। ठीक है, कालीकट का आधुनिक नाम क्या हो गया है, तो कोझिकोड हो गया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे, ये पुर्तगाली थे। भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था, तो पुर्तगाल ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र प्रथम बार स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो ये जगह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 1503 में प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया, 1503 में। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनाया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। एग्जाम में आपका एक ही आएगा, या तो नीला जल योजना, या तो ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर शांत जल की नीति, तीनों एक ही हैं। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक शासन किया था, ये वास्तविक संस्थापक था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था, तो अल्बुकर्क ने गोवा पर कब किया था, 1510 में। ये डेट पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था। अल्बुकर्क कौन था, तो पुर्तगाली गवर्नर था। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो गोवा में अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी, तो अल्बुकर्क ने ही हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी, अल्बुकर्क ने। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो हुगली में स्थापित की गई थी, हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल किया था, तो 1529 से 38 ईस्वी तक था। 1529 से 38 ईस्वी तक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है, देखिए, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। ठीक है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस, ये सही क्रम है। ठीक है, प्रमुख यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष देखते हैं। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। ठीक है,
डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, यानी कि सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, पुर्तगाली के द्वारा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च, ये ध्यान रखना है आपको, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। आलू और मक्का कौन भारत में लाए थे? तो ये पुर्तगाली ही। आलू और मक्का, तंबाकू और लाल मिर्च, ठीक है, ये पुर्तगालियों की देन है। डच से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो ये डच थे। पुर्तगाली के बाद डच भारत में आए थे। डच कहाँ के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड, जिसे हालैंड कहा जाता है, हालैंड के निवासी थे डच। ठीक है। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो सरकार के हाथ में था डच कंपनी का नियंत्रण। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ये दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी थी। ठीक है। पहली कौन थी? तो पुर्तगाली थी। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों ने स्थापित किए थे 1605 ईस्वी में। उस टाइम क्या था? यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन था। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पिपली में स्थापित हुई थी डचों की पहली 1627 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में पटना में स्थापित की थी। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। डचों ने चीनसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? तो 1653 में स्थापित की थी। कहाँ पर? डचों के द्वारा चीनसूरा में 1653 ईस्वी में। डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है? डचों के किस किले को गुस्ताबुल पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो चीनसूरा किले को गुस्ताबुल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम पोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो डचों ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? तो वेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी। डचों का पतन वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी से हो गया था। किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच ये वेदरा का युद्ध हुआ था। वेदरा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा। ठीक है। भरूच, आगरा, सूरत, कोचीन, चिनसूरा, पटना, नागपट्टनम और मछलीपट्टनम ये डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। डचों ने कहाँ से पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे? तो पुलिकट से ये पगोड़ा नामक सिक्के जारी किए थे। ठीक है। पगोड़ा नामक सिक्के ये पुलिकट से जारी किए थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है। बस डच से इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजों के बारे में देखते हैं। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने आरंभ की थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अंग्रेजों के द्वारा आरंभ की गई थी। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ये भारत आया था स्थल मार्ग से। ये ब्रिटिश यात्री थे जॉन मिल्डन हॉल।
प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 15 वर्षों के लिए 1609 ईस्वी से इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। ठीक है, प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए, लेकिन उसके बाद 1609 से अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609 में, डेट भी याद रखना है। और कौन किसके दरबार में? तो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉकिंस किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में 1609, ये डेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में आया था? तो जहांगीर से। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी, 1600 ईस्वी में। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था भारत का बादशाह। 1600 में अकबर का ही शासन था। अकबर का शासनकाल कब तक था? 1556 से लेकर 1605 में। इसी बीच में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का ये अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी 1608 ईस्वी से। कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम से प्राप्त होती है। इसका रीजन है कि 1608 में असफल हो गया था। ठीक है। 1611 वाला सफल हुआ था, इसलिए कोई कोई बुक मछलीपट्टनम में इसी को प्रथम मानता है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस वेस्ट। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 में सुनहरा फरमान हुआ था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में। ठीक है। 1632 में एक और डेट आपको याद रखना है, डचों द्वारा बिहार में प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी 1632 में। और गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान भी 1632 में। तो दो डेट आप लोगों को एक साथ याद रखना है। ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बालासुर उड़ीसा में स्थापित किया गया था 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में बालासुर उड़ीसा में ये प्रथम कारखाना पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास का निर्माण किया था 1629 ईस्वी में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी, बाद में बॉम्बे था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों से। बम्बई दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को ये दहेज में मिला था मुंबई। ठीक है। बम्बई जो कि आधुनिक नाम मुंबई है, ये पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। कब मिला था? तो 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 में औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था। ठीक है। हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण, हज यात्रियों को इसने बंदी बनाया था, इसी कारण से सर जॉन चाइल्ड को, जो कि अंग्रेज गवर्नर थे, औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनातनी कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीमुन शान के द्वारा 1698 ईस्वी में
जमींदारी प्राप्त हुई थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ पर किया गया था? कहाँ किया गया था? तो कोलकाता, जो कि कोलकाता में किया गया था। ठीक है। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट फोर्ट विलियम का, ठीक है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो कोलकाता में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? तो 1687 को सूरत से मुंबई यानी कि बम्बई लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर से विलियम हॉकिंस को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी हॉकिंस को जहांगीर से। ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रू और हॉकिंस ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। और देखते हैं डेनिस से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। डेनिसन ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ट्रैंकोवार तमिलनाडु में 1620 तथा श्रीरामपुर बंगाल में 1755 ईस्वी में। श्रीरामपुर कहाँ पर है? तो ये श्रीरामपुर है बंगाल में है। यहाँ पर डेनिसों के द्वारा 1755 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी और ट्रैंकोवार जो कि तमिलनाडु में है 1620 में यहाँ पर की गई थी। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो अंग्रेजों को बेचकर भारत से चली गई थी। ठीक है। ये ज़्यादा दिन नहीं रहे थे, इसलिए इसे एक दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर। और फ्रांसीसी से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो फ्रांसीसी आई थी 1668 ईस्वी में। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुईस 14वें। उस टाइम फ्रांस का कौन था शासक? तो लुईस 14वें था। मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, सबसे अंत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लुईस 14वें, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1668 में किया था। 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ये डुप्ले थे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। इन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये पांडिचेरी में किया गया था। फोर्ट लुई किले का निर्माण किसके द्वारा? तो फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो चंद्रनगर में किया गया था। चंद्रनगर में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। इसका रीजन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण बहुत बार पूछा गया है, कैप्टन वर्नेट के द्वारा। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का ये तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्सला
सैपल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सैपल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त की गई थी। ठीक है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। बिहार से। बिहार सोरा और अफीम का प्रमुख केंद्र था। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो ये फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में ये भारत आया था। ठीक है। कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 2 वर्ष का गैप है। एक्सला सैपल की संधि के साथ अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, ये 5 वर्ष का गैप है। ठीक है। अनिर्णायक युद्ध था, इसमें कोई संधि वगैरह नहीं हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63, 5 साल ये भी चला था। 5-5 साल, दोनों 5-5 साल, और बाकी फर्स्ट वाला 2 साल चला था। ठीक है। पेरिस की संधि के साथ ये अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ था। किन युद्ध ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वा अंग्रेज होंगे? तो ये कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसियों की हार से साबित कर दिया कि अंग्रेज भारत का सर्वा होंगे। वांडीवास का युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध 1760 में, ठीक है, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर एयरकूट कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है। लॉर्ड मैकाले का ये कथन है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड मैकाले का कथन है। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? तो ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद गए थे। ठीक है। आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत की प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। ठीक है। बंगाल के साथ संबंध को सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? तो 1691 ईस्वी में हुगली में बनाई थी। 1651 में हुगली में, 1651 में हुगली में, ये बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कोठी बनाई गई थी। 1651 हुगली, आपको जगह भी याद रखना है। ठीक है। बंगाल की स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां ये स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। बंगाल की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने। ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सुजाउद्दीन बना था। सुजाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच हुआ था। ये घेरिया का युद्ध, ये बहुत बार पूछा गया है। 1740 में सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच घेरिया का युद्ध हुआ था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की यानी कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये अलीवर्दी खान ने जो कि बंगाल का गवर्नर था, इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक है। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? तो हॉलवेल ने किया था। ये अंग्रेज इतिहासकार हैं। ठीक है। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। ये 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय
नियुक्त हुआ था, ठीक है। फर्रुखसियर के समय तक कार्य किया था मुर्शिद कुली खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई गई थी मुर्शिद कुली खान के द्वारा। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये प्लासी के युद्ध ने, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। डेट ध्यान रखना है आपको, 23 जून 1757 प्लासी युद्ध के साथ ही ब्रिटिश प्रभुत्व आरंभ हो गए थे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध को ये प्रथम सैन्य सफलता, ठीक है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, नदिया जिले में, ठीक है। नदिया जिले में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, भागीरथी नदी के तट पर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हो गया था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया था, मीर जाफर को, ठीक है। आगे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों के साथ बेच दिया गया था? तो ये M.K. फणिक्कर के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था? M.K. फणिक्कर के अनुसार, जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी में क्रांति की संज्ञा दी थी? तो बेंसी टार्ट ने दी थी, बेंसी टार्ट ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। ये कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, अवध का नवाब की बात करें तो शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मीर जाफर था बंगाल का नवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध आप सभी को पता ही है, 22 अक्टूबर 1764 को, डेट हम बता चुके हैं। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये बक्सर का ही युद्ध है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो आपको घटना चक्र और कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? तो बक्सर का युद्ध था। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। P.I. रॉबर्ट्स के अनुसार प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था, मेजर हेक्टर मुनरो। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 से 67 में, ठीक है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आते? तो ये खासी सिलहट बंगाल में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1764 में। बक्सर युद्ध के बाद ठीक 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो कि
16 अगस्त। उसके ठीक 12 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त के ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त को हुई थी, ठीक है, द्वितीय इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो मुहम्मद रजा खान बंगाल के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? तो राजा सीताब राय को उप दीवान बनाया था, राजा सीताब राय को। प्रमुख युद्ध देखते हैं, प्रमुख युद्ध तथा उनके वर्ष हैं। अंबर का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था 1749 में। अंबर का युद्ध है। प्लासी का युद्ध आपको ऊपर बता चुके हैं, 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है। वहीं वांडीवास युद्ध की बात करें तो 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। एक तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। और मैसूरों के साथ क्या संबंध थे उसको देखते हैं, अंग्रेजों के साथ। देखिए, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था? तो ये वाडवार वंश के, ठीक है, वाडवार वंश के रूप में उभरा था। विजयनगर का जब पतन हुआ तो मैसूर वाडवार वंश के शासक में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है। मैसूरी राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? तो सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथों में थी। हैदर अली डिंडुगुल का फौजदार कब बना था? तो 1755 ईस्वी में बना था। किसकी अध्यक्षता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ठीक है। डिंडीगुल, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की थी, तो डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में बना था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से, 3 वर्ष का गैप है, 69 ईस्वी में। 1767 से 69 ईस्वी में ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैच करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो हैदर अली विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? तो मद्रास संधि, जो कि 1769 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया था? तो 1776 ईस्वी में किया था स्वयं को राजा घोषित। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 को हो गई थी मृत्यु। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1782 से 2 वर्षों का गैप है, 84 के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी 1744 ईस्वी में, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। चौरासी के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं।